हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों आज की जो कहानी है ये हमसे शेयर करी है प्रीति ने। ये पूरी कहानी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। कभी कभी हम हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें फेस करते हैं जो हमारी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल देता है। आजकल के टाइम में वैसे ही बहुत कम लोग हैं जो भूत प्रेत इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं, और अगर कोई करता भी है तो ये वो कभी नहीं सोच सकता कि ऐसी चीज़ें उसके साथ भी हो सकती है। मतलब उसके साथ लिटरली ये चीज़ें हो रही होगी, लेकिन वो हमेशा यही सोचेगा कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये भूत प्रेत ये सब मेरे पास तो नहीं आ सकते। और ऐसे ही कुछ हो रहा था राजेश्वर जी के साथ। राजेश्वर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। उनकी 17 साल की बेटी थी आकांक्षा और उनकी वाइफ थी प्रीति। राजेश्वर अपनी फैमिली को लेकर कोटागिरी में ऐसे ही घूमने के लिए निकलते हैं। कोटागिरी तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में छुपा हुआ एक शांत सा हिल स्टेशन। ना ऊटी जितना टूरिस्ट भरा, ना कन्नूर जितना कमर्शियल, बस एक नेचुरल और पुराना चार्म जहां लोग आज भी ब्रिटिश एरा के कॉटेजेस में स्टे करने जाते हैं। राजेश्वर जी ने एक हेरिटेज कॉटेज बुक किया था जो कोटागिरी अरावेन्यू रोड के पास एक सेक्लूडेड जगह पर था। कॉटेज पुराना था, ब्रिटिश टाइम का, स्टोन वॉल्स, वुडन फ्लोर और एक बड़ा सा गार्डन जहां एक डेंस जंगल की बाउंड्री शुरू होती है। ये जो कॉटेज था ये इनकी बेटी आकांक्षा ने चुना था, क्योंकि ये पूरी फैमिली चाहती थी कि हम एक ऐसी जगह रहें जो बाकी दुनिया से सेक्लूडेड हो, जहां पर हमारी प्राइवेसी हो, भीड़ भाड़ की जिंदगी से कट ऑफ होना चाहते थे। तो ये कॉटेज इनके लिए परफेक्ट था। वैसे ये लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। जो कॉटेज आकांक्षा ने बुक किया था वो बेहद ही खूबसूरत था। समझो जैसे कि वो एक ड्रीम स्टे बन सकता था। मतलब कि आप खुद ही सोच सकते हो, एक घने जंगलों के बीचों बीच एक कॉटेज। अगर उधर से आप जहां तक भी देख सकते हो आपको पेड़ दिखेंगे, आपको कुछ जानवर दिखेंगे, आपको पहाड़ दिखेंगे, ना आपको कोई लोग दिखेंगे, ना कोई गाड़ियां, ना किसी का लड़ना झगड़ना, ना किसी के जोर जोर से चिल्लाना। अगर आवाज आती थी तो सिर्फ पक्षियों की आएंगी, कुछ जानवरों की आएंगी, और वहां पे पेड़ों के पत्तों की हिलने की आवाजें आएंगी। और जो गीली मिट्टी की खुशबू आती थी वो तो अलग ही थी। तो आप सब सोच सकते हो कि ये कितनी प्यारी जगह थी, और यही चीज इन सबको भी लगी थी। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जो इनका ड्रीम स्टे था वो इनके लिए नाइटमेयर बनने वाला था। वहां इन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखने वाली थी, कुछ ऐसी चीजों का आभास होने वाला था जिसको ये भुलाए नहीं भूल सकते, जिसको आज तक याद रखते हैं, जो शायद इनके लिए गहरे जख्म जैसा बन चुका है, जो शायद इनके दिमाग से कभी नहीं जाने वाला। जिस दिन ये लोग कॉटेज में पहुंचे थे उस दिन इन्हें पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई थी। अब इन्हें पहुंचते ही वहां पर एक 60 साल का केयर टेकर जोसेफ मिलता है। जोसेफ मानो इन्हीं के आने का इंतजार कर रहा था। अब आते आते रात हो गई थी तो जोसेफ भी बड़ी जल्दी में था। जैसे वो आते हैं जोसेफ इनका वेलकम करता है कि आइए आइए जल्दी आइए, आप ये कॉटेज देख लीजिए, आपको लेट हो गया है, मैं तो बस आपका वेट कर रहा था चाबी देने के लिए, ये लीजिए चाबी। और जोसेफ वहां से जाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी ट्रेन छूट रही हो, इतनी जल्दी में था वो। और उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर भी था। किस चीज का डर पता नहीं, शायद लेट हो रहा होगा, शायद उसको कहीं और भी जाना होगा। यही सब सोच के फैमिली भी उससे ज्यादा पूछती नहीं है। जोसेफ जाने से पहले सिर्फ एक चीज बोलता है जो कि राजेश्वर तो ऐसे नॉर्मली लेता है, लेकिन उसकी वाइफ और उसकी बेटी उनके दिमाग में रह जाती है। जोसेफ बोलता है कि जो बैक डोर है वो सनसेट के बाद मत खोलना, चाहे कोई भी आए, चिल्लाए, नॉक करे, बैक डोर मत खोलना। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है। तो प्रीति और आकांक्षा इस चीज से थोड़ी सी उन्हें मतलब खटपटी सी लगती है चीज कि यार ऐसा क्यों बोला इसने कि कोई भी नॉक करे, कोई भी चिल्लाए, बैक डोर मत खोलना। वेल ये भी मतलब 2 मिनट सोचती है, उसके बाद जाने देती है। अब तीनों जाते हैं, कॉटेज देखते हैं, अगल बगल की सराउंडिंग देखते हैं, जो पेड़ पौधे जानवर सब कुछ, और बहुत खुश हो जाते हैं कि एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमें चाहिए था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन लोगों को आते आते काफी देर हो चुकी थी, काफी लंबा सफर भी था, और थोड़ा यहाँ एक्सप्लोर करने के बाद ये सोचते हैं कि चलो यार आज का दिन खाना वाना खाकर सो जाते हैं, कल से हम पूरा घूमेंगे, पूरा इंजॉय करेंगे, और जो भी होगा कल से ही देखेंगे। आज अब हिम्मत नहीं हो रही, इतना लंबा ट्रैवल करा है और रात भी हो चुकी थी, तो सो जाते हैं। और यही सोचकर अब ये पूरी फैमिली सो जाती है। अब रात के करीबन 2:30 बज रहे थे। प्रीति की नींद अचानक से खुलती है। अब प्रीति को ना अचानक से बहुत ठंड लगने लग जाती है, और सिर्फ ठंड नहीं, उसे ऐसा लग रहा था उसने कंबल ओढ़ के रखा है। लेकिन प्रीति को ऐसा फील हो रहा है कि उसके पैरों के जस्ट पास में किसी ने पंखा चला दिया है, मतलब एक अजीब से तेज हवा का प्रेशर। अब आप खुद सोचो, प्रीति ने यहाँ पर कंबल ओढ़ के रखा था, और अगर उसके बाद भी ठंड लग रही थी तो वो भी समझ आ रही थी, लेकिन अचानक से इतनी जोर की हवा का प्रेशर आना, ये थोड़ा अजीब बात थी। जिसके बाद प्रीति एकदम से उठ जाती है। प्रीति उठकर लाइट्स ऑन करती है और अगल बगल देखती है तो सब कुछ नॉर्मल था। जिसके बाद प्रीति लाइट्स ऑफ करती है और वापस से सोने का ट्राई करती है, लेकिन तब उसे एक आवाज आती है।
प्रीति को समझ नहीं आ रहा कि ये आवाज आ कहां से रही है। प्रीति रूम से बाहर जाकर देखती है तो ये आवाज बैक डोर की तरफ से आ रही थी, किचन के बिल्कुल पीछे वाले वुडन डोर। प्रीति उस दरवाजे को देख ही रही थी कि तभी फिर से उसको आवाज आने लग जाती है। ये आवाज सुनकर प्रीति थोड़ी सी डर जाती है। प्रीति तुरंत जाती है और अपने हस्बैंड राजेश्वर को उठाती है। राजेश्वर नींद में था और वो बोलता है कि तुम्हारा वहम होगा यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो फिर सोने ही जा रहा था कि तभी वापस से नॉकिंग की आवाज आने लग जाती है, जिसे सुनते ही राजेश्वर भी खड़ा हो जाता है। राजेश्वर अब एनॉयड हो जाता है और अपनी चप्पल पहनता है और ड्राइंग रूम के कॉर्नर में जाकर कर्टेन्स हटाता है। उसके सामने सिर्फ फॉग था, सिर्फ धुंध, वहां कोई भी नहीं था। राजेश्वर बोलता है कि आगे पीछे जंगल है, कोई जानवर होगा, उसकी आवाज होगी, तो तुम टेंशन मत लो और सो जाओ। और ये बोलकर राजेश्वर भी जाकर सो जाता है। प्रीति को ऐसा लग तो नहीं रहा था कि ये कोई जानवर कर रहा होगा, लेकिन स्टिल जब राजेश्वर भी बोल रहा है और वहां पे कोई दिख भी नहीं रहा तो प्रीति के पास भी कुछ और था नहीं सोचने के लिए, समझने के लिए। इसके बाद प्रीति भी जाकर सो जाती है। अगला दिन होता है। प्रीति किचन की तरफ जाती है और जब वो किचन में पैर रखती है ना तो उसे बड़ा गीला गीला सा फील होता है, मतलब कि उसके पैर के नीचे कुछ तो था। और जब वो नीचे देखती है तो नीचे किचन के फ्लोर पर पैरों के निशान थे और ये पैरों के निशान बहुत ज्यादा थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर के गार्डन से लेकर अंदर किचन तक चलकर आया हो और वो चलने के निशान, उसके पैरों के निशान के छाप बन चुके थे फ्लोर पे। पहले तो प्रीति को लगता है कि ठीक है, कोई चलकर गया होगा, या तो राजेश्वर या तो फिर आकांक्षा, लेकिन फिर प्रीति को याद आता है कि बैक डोर तो इन्होंने खोला ही नहीं था और वो अभी भी लॉक्ड पड़ा है, तो कब कोई उसे खोल कर गया, कब कोई वहां से अंदर आया, ये चीजें प्रीति को समझ ही नहीं आ रही थी। और प्रीति को अब घबराहट भी होने लगी थी क्योंकि याद है पिछले दिन जोसेफ ने क्या कहा था कि बैक डोर से कोई आने की कोशिश करे तो उसे आने मत देना, बैक डोर का दरवाजा मत खोलना। ऑल्दो इन्होंने खोला नहीं था, लॉक अभी भी लगा हुआ है, लेकिन एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी नेगेटिविटी प्रीति को फील हो रही थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। प्रीति ऑल्दो डरी हुई थी लेकिन वो किसी से कुछ कहती नहीं है, वो उन पैरों के निशान को पोंछ देती है। शाम के टाइम प्रीति और राजेश्वर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और दूसरी तरफ कांक्षा आसपास की जगह को एक्सप्लोर कर रही थी, उनकी पिक्चर्स ले रही थी, वीडियोस बना रही थी। तभी उसे जंगल की तरफ से किसी लड़की के हंसने की आवाज आती है। अब जब आकांक्षा को ये आवाज आती है तो उसको लगता है कि जैसे ये लोग कॉटेज में रह रहे हैं, हो सकता है अगल बगल और भी कॉटेजेस हो, वहां पर और भी लोग आए होंगे रहने के लिए, तो वो उन्हीं लोगों की आवाजें आ रही होगी। तो आकांक्षा उन आवाज को फॉलो करते करते अंदर की साइड जाने लग जाती है। यहाँ पर प्रीति और राजेश्वर कॉटेज का जो छत था वहां पर खड़े थे, तो आकांक्षा को अंदर जाते हुए देखते हैं तो बोलते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो। आकांक्षा बोलती है कि कहीं नहीं, बस आगे कुछ फोटोज वीडियोस ले रही हूँ, 15 मिनट में वापस आ जाऊंगी। और ऐसे ही होता है, आकांक्षा अंदर जाती है और 15-20 मिनट में वापस आ जाती है। लेकिन जब वो वापस आती है उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, मतलब वो बड़ी डिस्टर्ब सी लग रही थी। उसकी आंखों में डर था और उसके पूरा एक्सप्रेशन एकदम डल हो चुका था और वो भागते हुए वापस आई थी। और जब वो भागते हुए वापस आ रही थी ना, वो चिल्ला भी रही थी मम्मी मम्मी पापा करते हुए। तो जब राजेश्वर और प्रीति की नज़र अपनी बेटी पे पड़ती है जो भागती हुई वापस आ रही है जंगलों से, वो भी डर जाते हैं। वो भी भागते हुए नीचे जाते हैं, आकांक्षा के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुम ऐसे घबराई हुई क्यों और ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो। और तब आकांक्षा एकदम डरी हुई थी और बोलती है कि माँ मैंने एक औरत को देखा जो कि हवा में लटक रही थी, उसके पैर धरती को छू नहीं रहे थे, वो हवा में थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा में झूल रही है। जिसे सुनकर माँ तो घबरा जाती है, लेकिन जो राजेश्वर होता है वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम 24 घंटे हॉरर कंटेंट देखती रहती हो, मूवीज देखती रहती हो, स्टोरीज पढ़ती रहती हो, तो ऐसा तो होगा ही। तुम एक ऐसी जगह पर आई हो जो कि एकदम सेक्लूडेड है, जिधर आसपास कुछ भी नहीं है, एक जंगल। और अगर तुम ये हॉरर चीजें देखती हो तो तुम्हें जंगल में डर लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि आसपास कोई है, भले ही वो कोई पेड़ हो या पेड़ की टहनी या फिर कोई जानवर, तुम उसे हॉरर चीजों से ही रिलेट कर दोगी। यहाँ पर फॉग भी इतनी है तो कभी कभी ऐसा इल्यूजन पैदा हो सकता है, ऐसा आपको लग सकता है कि आपके आगे पीछे कोई है, लेकिन असल में ऐसा कोई भी नहीं होता। राजेश्वर ये काफ़ी लाइटली ले रहा था, काफ़ी मजाक में ले रहा था, लेकिन आकांक्षा श्योर थी, उसको पता था जो उसने देखा था वो कोई इल्यूजन नहीं था, वो कोई पेड़ नहीं था, कोई जानवर नहीं था, वो सच में कोई औरत थी, एक औरत जो कि हवा में लटक रही थी। अब प्रीति आकांक्षा को अंदर ले जाती है, उसके बाद उसको बोलती है कि तुम थोड़ा सा बेड में लेट जाओ, मैं भी यहीं बैठी हूँ और थोड़ी देर बाद तुम खुद ठीक हो जाओगी। जिसके बाद अब शाम हो जाती है, राजेश्वर ने टीवी ऑन कर दिया था, प्रीति अपने फायर प्लेस जला रही थी और आकांक्षा अपने रूम में चले जाती है चुपचाप। जिसके बाद आकांक्षा अपने रूम में जाकर सो जाती है और वैसे ही करते करते रात हो जाती है। रात के 11 बज रहे थे जब इन सबको एक आवाज सुनाई देती है, एक औरत के गुनगुनाने की आवाज, काफी मधुर और काफी ज्यादा नरम आवाज थी। लेकिन ये आवाज किसी के कमरे से नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि
इनके दीवारों के पीछे से आ रही है, या फिर जो इनका कॉटेज है इसके नीचे से आ रही है। समझ रहे हो, ये ऐसी आवाज नहीं थी कि आप फॉलो करते करते उसको यहाँ वहाँ ढूंढो कि ये यहाँ से आ रही है वहां से। आपको समझ आ रहा है कि तो कॉटेज के जस्ट नीचे से आ रही है, जमीन के नीचे से आ रही है ये आवाज, और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। राजेश्वर अपना टीवी बंद कर देता है, स्टिल ये आवाज आ रही होती है। प्रीति को पूछता है तुम्हें भी आवाज सुनाई दे रही है? प्रीति बोलती है सुनाई तो दे रही है, कहाँ से पता नहीं। ये आकांक्षा से पूछते हैं, आकांक्षा सो रही थी तो उसके पास जाकर पूछते हैं कि बेटा क्या तुम्हारा फ़ोन यहाँ कहीं गिरा है क्या, जिसमें से आवाज़ आ रही है, क्योंकि कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। आकांक्षा बोलती नहीं, फ़ोन तो मेरे पास ही है। अब ये तीनों उठ चुके हैं और इन तीनों को वो आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो भी ऐसी नहीं कि हल्की फुल्की सुनाई दे रही हो, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रही थी। अब ये लोग थोड़ा यहाँ वहाँ देख रहे थे कि तभी हॉल में एक बॉनफायर जल रहा था, जिसके ऊपर की विंडो जो थी वो खुली थी, और रोशनी की वजह से वहाँ एक शैडो बन रही थी, मानो कोई खड़ा हो। राजेश्वर एकदम से गेट खोलकर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। प्रीति और आकांक्षा के चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था। माहौल को थोड़ा सा लाइट करने के लिए राजेश्वर थोड़े जोक मारता है, थोड़ी और बातें करता है, जिससे इन सब का जो ध्यान होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, और फिर बोलता है कि कुछ नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, चलो सोने चलते हैं। और तीनों सोने चले जाते हैं। अब जो प्रीति होती है उसको नींद नहीं आ रही थी। राजेश्वर अपना सो गया था, आकांक्षा भी अपने रूम में जाकर सो ही रही थी, लेकिन प्रीति को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि ये आवाज़, वो गीले पैर के निशान और जोसेफ का ऐसा बोलना, ये सब क्या दर्शाता है। यही सब सोच रही थी कि तभी प्रीति को आवाज़ आती है गेट के खुलने की। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके रूम का गेट किसी ने खोला है और कोई अंदर आया है। वो तुरंत उठती है और पूरे रूम को देखती है तो रूम में कोई नहीं था। प्रीति बाहर जाकर हॉल में भी देखती है, हॉल में भी कोई नहीं था। प्रीति वापस से बेड की तरफ मुड़ती है तो सामने उसकी दीवार थी, बेड के जस्ट पीछे जो दीवार थी उस पर प्रीति को एक शैडो दिखाई देती है। प्रीति पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं होता। ये शैडो किसकी थी, कहाँ से आई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। प्रीति जोर से चिल्ला देती है। पूरी तरीके से डर में सहमी हुई प्रीति चिल्लाने लग जाती है। प्रीति पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी थी और चिल्लाए जा रही थी। राजेश्वर प्रीति को चिल्लाता सुन एकदम से उठ जाता है और प्रीति को बोलता है कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो। यही बोला ही था राजेश्वर ने कि तभी दूसरे रूम से आकांक्षा के चिल्लाने की आवाज आ जाती है। प्रीति और राजेश्वर डर जाते हैं, दोनों भागना शुरू करते हैं सीधा आकांक्षा के रूम के अंदर। आकांक्षा के रूम में एंटर करते देखते हैं कि आकांक्षा के रूम में पूरा अंधेरा था, सिर्फ एक लैंप की हल्की सी पीली सी रोशनी थी जो थोड़ा फ्लिकर कर रही थी। राजेश्वर जाता है और लाइट्स ऑन करता है और जो रूम की कंडीशन है वो देखकर राजेश्वर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। और प्रीति तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या देख रही है। बेड की जो चादर थी वो चिथड़ों में फटी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको काफी देर तक बहुत जोर जोर से फाड़ा गया है। और रूम के एक कोने में आकांक्षा बैठी हुई थी, नीज अपनी चेस्ट से चिपकाए हुए, आंखों से आंसू बह रहे थे और मुंह से लफ्ज टूट कर गिर रहे थे। आकांक्षा सिर्फ एक ही चीज बोले जा रही थी, वो मुझे बेड के नीचे खींच रही थी, उसके हाथ से खून निकल रहा था, वो चिल्ला रही थी। प्रीति सीधा जाती है और आकांक्षा को हक कर देती है और बोलती है कि बेटा वो क्या चिल्ला रही थी, क्या बोल रही थी वो। जिस पर आकांक्षा बोलती है कि वो बोल रही थी कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, मुझे मेरी बेटी ला कर दो। प्रीति जोर से अपनी बेटी को हक करती है और तब उसकी नज़र पड़ती है नीचे फ्लोर पर भी सेम पैरों के निशान थे जो प्रीति को पिछले दिन किचन में दिखे थे। वो अपनी बेटी के पैर को चेक करती है तो आकांक्षा की जो पैरों की उंगलियां होती है उन पे बर्न के मार्क्स थे, जलने के। प्रीति अब वो मार्क्स राजेश्वर को भी दिखाती है। राजेश्वर को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, इमेजिनेशन या हेलुसिनेशन तक तो ठीक था, पर ये बर्न के मार्क्स, फिजिकल मार्क्स आना, ये क्या दर्शाते हैं। राजेश्वर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो आकांक्षा को लेकर अपने रूम में जाता है और तभी एक चीख की आवाज आती है। यह आवाज ने पहली बार राजेश्वर की दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी, क्योंकि ये चीखने की आवाज़ ना तो प्रीति की थी और ना ही आकांक्षा की, ये किसी और औरत की थी। ये आवाज़ सुनते ही राजेश्वर तुरंत घर से बाहर जाकर देखने लग जाता है। हॉल में तो कोई था नहीं, हॉल से बाहर भी गेट खोलकर देखने लग जाता है। प्रीति उसे रोकती है लेकिन वो प्रीति की सुनता ही नहीं है। वो बाहर जाकर जब देखता है तो फिर से उसे यही आवाज़ सुनाई देती है, किसी औरत के हमिंग की आवाज़, जैसे कि वो बस मधुर सी धुन गा रही हो। और इस बार सिर्फ आवाज ही नहीं, उसे जंगलों में पेड़ों के बीच में एक औरत भी दिखाई देती है। राजेश्वर उस औरत की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसको ना अपनी बेटी की
चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। राजेश्वर पीछे मुड़कर देखता है तो आकांक्षा बेहोश पड़ी थी। राजेश्वर और प्रीति भागते हुए आकांक्षा के पास जाते हैं। वो दोनों उसको उठाने की कोशिश करते हैं पर काफी देर तक आकांक्षा को होश ही नहीं आ रहा था। राजेश्वर केयर टेकर को फोन करे जा रहा था पर वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। सुबह होते होते आकांक्षा को होश आता है। रात भर में उसकी बॉडी में न जाने कहां से बर्न मार्क्स आ गए थे। उसकी बॉडी में पेन हो रहा था और आकांक्षा को बहुत ज्यादा फीवर भी हो रहा था। प्रीति इतना सब देखकर राजेश्वर को वहां से निकलने के लिए बोल देती है। राजेश्वर ने भी जो सब देखा था, जो सब सुना था, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। और राजेश्वर का सबसे बड़ा कंसर्न था कि इन सारी चीजों में जो सबसे ज्यादा जूझ रही थी वो थी उसकी बेटी आकांक्षा। और आकांक्षा को लेकर और रिस्क राजेश्वर नहीं ले सकता था। राजेश्वर भी बोलता है कि सही बात है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हम यहाँ एक पल भी नहीं ठहरेंगे। और तीनों वहां से निकलने लग जाते हैं। ये तीनों केयर टेकर को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आ जाओ, अपनी चाबी ले जाओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। करीबन 10 मिनट में केयर टेकर इनके सामने था। जोसेफ को देखकर लग रहा था, उसके एक्सप्रेशन को देख के लग रहा था कि मानो उसको सब कुछ पता है। यहाँ जो भी हो रहा है वो जोसेफ पहले भी देख चुका है। उसके लिए चीजें नई नहीं थी। ये लोग बताते हैं कि हमें आवाज सुनाई दी, हमें ये सुनाई दिया, हमें ऐसा दिखाई दिया, आकांक्षा को ऐसा दिखाई दिया। जोसेफ बिना किसी एक्सप्रेशन के बस सुने जा रहा था। उसके लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था। राजेश्वर जोसेफ को देखकर भड़क भी जाता है। राजेश्वर उस पर चिल्लाने भी लग जाता है और केयर टेकर बड़ी कामली सिर्फ एक चीज बोलता है कि हमने आपको कहा था ना कि बैक डोर का दरवाजा मत खोलना, फिर आपने क्यों खोला? प्रीति को समझ नहीं आता। वो बोलती है कि हमने तो दरवाजा खोला भी नहीं था। मेरे को किचन से वो पैरों के निशान दिखाई दिए, वो सब दिखाई दिया, लेकिन दरवाजा हमने नहीं खोला था। लेकिन राजेश्वर शांत था क्योंकि दरअसल असलियत ये थी कि प्रीति को जब वो निशान दिखाई दिए थे उससे थोड़े देर पहले ही राजेश्वर ने वो बैकडोर खोला था। उसको वैसे भी ये चीज़ें याद भी नहीं थी जो उसको केयर टेकर ने बोली थी। उसने बैकडोर खोलकर पीछे देखना चाहा था कि पीछे क्या है। जब ज़्यादा कुछ खास था नहीं तो उसने वापस से बैकडोर बंद कर दिया था। और ये बात प्रीति को पता नहीं थी। प्रीति को जब ये सब चीज़ें पता चलती है कि राजेश्वर ने पीछे का दरवाज़ा खोला था तो राजेश्वर को बोलने लग जाती है कि तुम्हें मना किया था ना कि नहीं खोलना, तो तुम्हें क्यों खोला तुमने? ये सब आपस में थोड़ा आर्ग्यूमेंट होने ही लगी थी कि तभी जो आकांक्षा की तबीयत होती है वो और ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे ये दोनों अपनी बेटी को उठाते हैं और वहां से निकलने लग जाते हैं। ये तीनों अपनी बेटी को लेके जा ही रहे थे कि तभी जो केयर टेकर होता है वो इनको बोलता है कि बच्ची को अरुलमिगु बन्नारी मरियम्मन टेम्पल लेकर जाओ। वहां लेकर जाओगे बच्ची ठीक हो जाएगी। वो मंदिर वहां से 30 किलोमीटर दूर था और प्रीति के जिद करने पे राजेश्वर सबसे पहले उसी मंदिर में जाता है। ये लोग उस मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, जिसके बाद पंडित जी को सारी चीजें बताते हैं। पंडित जी प्रीति को एक माला देते हैं और बोलते हैं कि अब आप इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। जब ये डॉक्टर के पास ले जा रहे थे रास्ते में ही आकांक्षा की तबीयत में सुधार आने लगा था। जितनी उसकी तबीयत खराब होने लगी थी अब धीरे धीरे वो रिकवर हो रही थी। जिसके बाद फिर ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। प्रीति को वहां पर दिखाया जाता है। डॉक्टर्स अपनी दवाइयां देते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद अब राजेश्वर ने कॉटेज तो छोड़ दिया था और ये बिलोंग यूपी से करते थे। और जो आकांक्षा की तबीयत बिगड़ रही थी, जो उसकी तबीयत थी, पॉसिबल नहीं था कि सीधा आकांक्षा को यूपी ले जाए। तो यहीं आसपास ही इनका एक दोस्त था, आर्मी ऑफिसर थे, तो इनके दोस्त हर जगह के थे। तो ऐसे एक आसपास का भी दोस्त था, उसके वहां जाकर करीबन 3-4 दिन स्टे करते हैं। और जब आकांक्षा की तबीयत ठीक हो जाती है उसके बाद ये तीनों वापस से अपने गाँव, अपने यूपी चले जाते हैं और फिर नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज जो राजेश्वर को आज तक समझ नहीं आई कि आखिर वो क्या थी और क्यों इन सबको दिखाई दी थी। आखिर उस बैकडोर में ऐसा क्या था जो जोसेफ ने इतनी क्लियरली कहा कि उसको खोलना मत? क्यों वो हमेशा सिर्फ बैकडोर से ही आती थी? वो कहीं और से भी आ सकती थी लेकिन सिर्फ उसी दरवाजे से क्यों? क्या थी उस कॉटेज की कहानी? क्या थी उस औरत की कहानी? आज तक राजेश्वर सिर्फ इन्हीं सवालों के आंसर ढूंढ रहा है। वो वैसे रिटायर्ड हो गए हैं तो करने को ज़्यादा कुछ है नहीं उनके पास। तो जब से ये पूरा उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है ये इन चीज़ों में ज़्यादा खो गए हैं। मतलब इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना, इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करना, इन चीज़ों के बारे में और जानना। राजेश्वर की एक अलग ही दिलचस्पी इन चीज़ों पर आ चुकी है। एंड नाउ दैट ही इज़ टू मच इनटू इट, वो वापस उस कॉटेज में जाना चाहते हैं। वो इस बार अकेले जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर वहां पर क्या था, क्या थी उसकी कहानी, क्या थी उस कॉटेज की कहानी। राजेश्वर इन सारी चीज़ों पर स्टडी कर रहे हैं। ऑल्दो प्रीति और आकांक्षा उन्हें रोक रही है कि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, क्यों फालतू में इतना क्यूरियस हो रहे हो, छोड़ दो इन सब चीज़ों को, इग्नोर करो और आगे बढ़ो। लेकिन राजेश्वर इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पा रहे। आज नहीं तो कल उनका यही कहना है कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे जो भी वो सब चीज़ें थी, जो भी था, अपने दोस्तों को ले जाऊँगा। चाहे तो कुछ मेरे जैसे और भी दोस्त हैं जो इन चीज़ों में नहीं मानते, तो हम सब वहाँ जाएंगे और खोज निकालेंगे जो भी है वहाँ पर। अभी तक तो फिलहाल राजेश्वर को ऐसा कुछ पता चला नहीं है और जब कभी आगे चलकर पता चलेगा तो प्रीति हमसे ये सारी चीज़ें शेयर करेगी। फिलहाल के लिए तो कहानी इतनी ही थी। ये थी कहानी एक ऐसी फैमिली की जो दुनिया से अलग होने गई थी, जो भीड़ भाड़ से अलग होने गई थी, जो शांति ढूंढने गई थी, लेकिन बदले में उन्हें मिला डर, बदले में उनको मिला खौफ।
एक ऐसा खौफ जो कि आज तक उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उनके साथ घूम रहा है। वेल दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।